आसमान में बिजली कड़कती है। बारिश की तेज धारें लगातार गिर रही हैं। एक पुरानी मिट्टी से सनी हुई कार बिना हिले डुले खड़ी है। उसकी हेडलाइट्स की रोशनी बारिश में बमुश्किल ही कुछ दिखा पा रही है। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया। विनोद नाम का एक डरा हुआ आदमी कार के अंदर पूरी तरह से कांप रहा होता है। वो अपनी तरफ का दरवाजा बंद करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो बार बार अपने आप ही खुल जाता है। वो घबराकर पीछे मुड़कर देखता है और डर के मारे चीख पड़ता है। गाड़ी की पिछली सीट पर एक नरकंकाल बैठा हुआ था, जो उसकी तरफ देखकर धीरे धीरे हंस रहा था। अपनी हंसी के साथ वो नरकंकाल अपना जबड़ा खोलता है, जिसके अंदर सैकड़ों कीड़े रेंग रहे होते हैं। अचानक नरकंकाल अपनी कंकाल वाली उंगलियों से विनोद का गला घोंटने लगता है। विनोद डर के मारे चिल्लाता है। उसके मुंह से झाग निकलने लगते हैं और उसकी आंखें बाहर की ओर निकल आती है। अचानक विनोद आंखें खोलता है और उसकी लाश कार की सीट पर पड़ी होती है। बाहर एक रहस्यमयी लड़की बारिश में खड़ी होती है और अपने हाथ में लालटेन लिए हंस रही होती है। वो धीरे धीरे कार की ओर बढ़ती है और अपनी लालटेन कार के बोनट पर रख देती है। उस रात बारिश इतनी तेज थी कि सड़क पर कुछ भी देख पाना नामुमकिन था। रमेश, जो एक लापरवाह रईस ज्यादा था, वो अपनी गाड़ी से आगे बढ़ते हुए मेन सड़क से जुड़ी हुई एक कच्ची सड़क पर उतर जाता है। रमेश अपनी शानदार महंगी कार में बैठा विंडशील्ड से बाहर रोड देखने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि डैशबोर्ड की लाइटें चमक रही थी। फिर भी बाहर का नजारा बारिश और अंधेरे के कारण सिर्फ पेड़ों का एक धुंधलापन ही दिखाई दे रहा होता है कि तभी कार की हेडलाइट्स एक फीके काई लगे साइन बोर्ड पर पड़ती है, जिसे मुश्किल से पढ़ा जा सकता था, आगे रास्ता नहीं है। लेकिन रमेश इसे नहीं देखता। वो मुस्कुरा रहा होता है कि तभी उसे एक टेक्स्ट मैसेज आता है और उसका ध्यान मैसेज से रास्ते पर से भटक जाता है। और इस बीच एक रहस्यमय संगीत की धीमी गुनगुनाती धुन बजनी शुरू हो जाती है। तभी उसका फोन बज पड़ता है। हाँ जानवी, नहीं लगता यार कि आज मैं पहुंच पाऊंगा। क्या? सच में? यार ये बारिश, अगर तुम यहाँ होती ना तो अच्छा ये बताओ बेबी, क्या पहना है तुमने? सच? एक फोटो भेजो ना यार अपनी। हाँ अभी रुको, अभी देखकर बताता हूँ। वो फोटो खोलता है। ये जानवी की एक बहुत ही आकर्षक तस्वीर है। रमेश की मुस्कान और चौड़ी हो जाती है क्योंकि वो स्क्रीन को घूर रहा है, पूरी तरह से बेपरवाह। कार तेजी से आगे बढ़ती है। हेडलाइट्स अचानक एक गहरे कीचड़ भरे गड्ढे को दिखाती है। रमेश के पास प्रतिक्रिया करने के लिए बहुत कम समय होता है। कार के टायर तेजी से घूमते हैं, फिर कार का अगला हिस्सा एक भयानक आवाज के साथ नीचे की ओर धंस जाता है और कार फंस जाती है। एक तेज झटके से रमेश का फोन उड़कर गिर जाता है। वो घबराहट में उसे कार की फर्श पर ढूंढता है। उसे मिल तो जाता है, लेकिन फोन की स्क्रीन बंद हो चुकी है। हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गया। वो स्टीयरिंग व्हील पर अपना हाथ जोर से मारता है कि अचानक उसकी खिड़की पर एक हल्की सी थपथपाहट की आवाज आती है। बारिश में यह आवाज रमेश को बमुश्किल ही सुनाई देती है। रमेश बारिश से भीगे हुए शीशे से आंखें सिकोड़ कर देखता है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता और वो खिड़की नीचे करता है तो उसे सामने एक साया दिखाई पड़ता है। और जब वो गौर से देखता है तो एक जवान लड़की वहां खड़ी होती है, जिसका चेहरा उसके हाथ में पकड़ी हुई लालटेन की हल्की रोशनी से जगमगा पड़ता है। वो लड़की पूरी तरह से भीगी हुई थी। उसके कपड़े उसके शरीर से चिपके हुए थे। उसकी पलकों से पानी की बूंदें एक सतत चांदी की धारा की तरह टपक रही थी। वो बोलती है और उसकी आवाज बमुश्किल ही सुनाई पड़ती है। साहब, आप सुन रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? रमेश मंत्रमुग्ध सा होकर उसके रूप पर मोहित हो जाता है। उसका चेहरा, उसकी आकृति और जिस तरह से बारिश उसके चारों ओर जमा हो रही थी,
वो उसे मुश्किल से सुन पाता है। सॉरी, माफ़ करना। क्या कह रही हैं आप? ये बारिश अभी रुकने वाली नहीं है, और ये तो बस एक छोटा सा कोठा है। आगे कई और हैं जो आपको दिखेंगे नहीं। अच्छा। वैसे जनाब, आप जा कहाँ रहे हैं? अरे वो बारिश हो रही थी, इस वजह से हाईवे पे कुछ दिख नहीं रहा था, तो मैंने सोचा कि यहीं कहीं रात गुजारने का ठिकाना मिल जाए, तो पर लगता है मैं गलत रास्ते पर आ गया हूँ। बिल्कुल सही रास्ते पर हैं आप। चाहे तो मेरे साथ रात गुजार सकते हैं। मतलब? अरे मेरा मतलब है, छोटा सा मुसाफिर खाना है मेरा, वहाँ रात गुजार सकते हैं आप। आइए ना। वो थोड़ा आगे झुकती है, उसकी आंखें रमेश की आंखों से मिलती हैं। रमेश को एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है। वो पिछली सीट से अपना छाता लेता है और बाहर निकलता है। लड़की मुड़ती है और आगे चलने लगती है। उसकी चाल मदहोश और नशीली होती है, जैसे कि वो कोई वन परी हो। लड़की रमेश को कच्ची सड़क से दूर जंगल के एक घने हिस्से में ले जाती है। वहाँ पेड़ एक डरावनी अंधेरी छतरी बनाते हैं। रमेश वहीं रुक जाता है। लड़की इसे भांप लेती है और मुड़कर देखती है। डरिए मत साहब, मेरे पीछे आइए। आगे तो जन्नत है, जन्नत। रमेश के पास कोई विकल्प नहीं था, तो वो उसके पीछे चलना शुरू कर देता है। वो जितना गहरा आगे की तरफ जाते हैं, रमेश को उतना ही डर महसूस होता है कि तभी अचानक एक भेड़िए के चिल्लाने की तेज और भयानक आवाज रात को चीर देती है। रमेश का दिल जोरों से धड़कना शुरू कर देता है। वो तेजी से चलने लगता है। वो लड़की के साथ कदम मिलाकर चलने की कोशिश करता है, और कुछ ही मिनटों के बाद पेड़ों के बीच से होते हुए वो एक विशाल पुरानी हवेली की चौखट पर पहुंच जाते हैं। उसके चारों ओर जलती हुई मशालें जो नाचती हुई परछाइयां डाल रही होती हैं। लोग बरामदे में बैठे होते हैं और खिड़कियों से झांक रहे होते हैं। उनके चेहरे पीले और सूखे पड़ चुके थे। काफी लोग ठहरे हैं आपके मुसाफिर खाने में। हाँ, मेरा प्यार उन्हें यहाँ खींच लाता है। पर यकीन मानिए साहब, आज की रात मेरे लिए सबसे खास आप रहेंगे। आइए मेरे पीछे। लड़की अंदर चली जाती है। रमेश उसके पीछे चलता है और हवेली के अंदर कदम रखता है। बरामदे और खिड़कियों में बैठे लोग धीरे धीरे अपना सिर घुमाते हैं, और उनकी आंखें काली और खाली रमेश को दया और उदासी के एक भयानक मिश्रण के साथ देखती है। आंगन में कुछ लोग फर्श पर लेटे होते हैं, मानो जैसे कोई बेजान मूर्तियां पड़ी हो। उनके शरीर और चेहरे खामोश पीड़ा में विकृत से थे। रमेश को एक गहरी ठंड महसूस होती है। वो एक खंबे के सहारे बैठे हुए एक आदमी के पास जाता है। क्यों ठहरे हो तुम यहाँ? आदमी की आंखें झपकती है, उनमें सिर्फ सफेदी दिखाई देती है। वो एक सूखी और कर्कश आवाज में चिल्लाता है, भाग जा यहाँ से, अभी भाग जा, चला जा। क्यों? क्या हुआ? डरा क्यों रहे हो ऐसे? वो आदमी रमेश के पास झुकता है। उसकी आवाज एक भयानक फुसफुसाहट है। मैं कहता हूँ भाग जा, वरना तू भी। इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए आप। ये तो पागल है, पागल। न जाने कब से यहाँ रह रहा है, वो भी बिना कीमत चुकाए। आपके पास तो पैसे हैं ना? हाँ। फिर तो आप जो चाहे वो यहाँ पा सकते हैं। हाँ, आइए मेरे साथ। वो उसकी बाह पकड़कर ऊपर ले जाती है। वो दोनों एक अंधेरे से भरे गलियारे से गुजरते हैं और अंत में 2 कमरों के पास आकर खड़े हो जाते हैं। लड़की एक कमरे का दरवाजा खोलती है। आप इस कमरे में आराम कीजिए, और खुद दूसरे कमरे की तरफ बढ़ती है, लेकिन फिर वो रुकती है। मुड़कर रमेश के बहुत करीब आकर खड़ी हो जाती है। उसका चेहरा और रमेश का चेहरा सिर्फ 1 इंच की दूरी पर होता है।
अगर कुछ भी चाहिए होगा तो आप बेझिझक मेरे कमरे में आ जाइएगा, दरवाजा खुला रहेगा। वो मुस्कुराती है। उसकी आंखों में एक ठंडी शिकारी की नजर होती है और वो अपने कमरे में चली जाती है, परंतु दरवाजा थोड़ा खुला छोड़ देती है। रमेश भी अपने कमरे में चला जाता है और दरवाजा बंद कर देता है, परंतु उसका दिमाग अभी भी उस लड़की के शब्दों का अर्थ टटोलने में लगा था। अचानक रमेश का दिमाग तेजी से दौड़ता है। वो जाह्नवी के बारे में सोचता है और फिर धीरे से दरवाजा खोलकर उसी लड़की के कमरे के खुले दरवाजे को देखता है। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान फैल जाती है। वो दरवाजे की तरफ एक कदम आगे बढ़ाता है, तभी खुली खिड़की से हवा का एक तेज झोंका आता है, जिससे मेज पर रखी छोटी सी किताब देखकर खुल जाती है। रमेश रुककर उसे देखता है। मैं भी कहाँ इस किताब को देखने आ गया। बेटा रमेश, थ्योरी छोड़, आज प्रैक्टिकल पर ध्यान दे। वो मुड़ता है और लड़की के दरवाजे की तरफ चला जाता है। वो अंदर जाने वाला ही होता है कि उसकी नजर दीवार पर लगे एक शीशे पर पड़ती है। शीशे में लड़की का कमरा दिखाई देता है। वो अपने गीले कपड़े उतार रही होती है। रमेश वहीं रुककर मंत्रमुग्ध उस शीशे को निहारता रहता है। वो उसे देखता है। उसकी आंखें हवस से चमक उठती है। वो जैसे ही मुड़ती है तो देखती है कि शीशे में उसका प्रतिबिंब रमेश की छवि को उसके पीछे दिखाता है। वो अपना सिर घुमाती है और उसे देखती है। उसकी आंखें अचानक एक भयानक एहसास से चौड़ी हो जाती हैं। आप ये क्या कर रहे हैं साहब? वो दरवाजे को जोर से बंद करके अंदर से लॉक कर देती है। रमेश भ्रमित हो चौंक कर पीछे हट जाता है। वो कमरे के अंदर से उस लड़की के रोने की आवाज सुन सकता है। देखो, मुझे लगा कि तुम भी। अच्छा, मुझे माफ कर दो। तुम रोना बंद कर दो बस। सॉरी। तुम सब ऐसे ही होते हो, कुछ मत कहो, निकल जाओ यहाँ से। रमेश वहां कुछ देर खड़ा रहता है, फिर मुड़कर हारा हुआ अपने कमरे में वापस चला जाता है। जैसे ही वो दरवाजे पर पहुंचता है, एक भयानक विलाप भरी चीख पूरी हवेली में गूंज जाती है। वो चारों तरफ देखता है, आवाज हर जगह से आ रही होती है। रमेश अपने कमरे से बाहर भागता है और मुख्य सीढ़ियों की तरफ दौड़ता है। जैसे ही वो नीचे दौड़ता है, वो आंगन में कुछ भयानक देखता है। बरामदे में बैठे और जमीन पर लेटे हुए लोग सब गायब थे। उनकी जगह पर केवल सफेद हड्डियों के ढेर पड़े थे। जिस आदमी ने उसके कान में फुसफुसाया था, अब वहां केवल हड्डियों का ढेर पड़ा था। उसका जबड़ा एक खामोश शाश्वत चीख से खुल जाता है। विलाप और रोने की आवाजें और तेज हो जाती हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। रमेश एक भयानक डर से भर जाता है। वो सामने के दरवाजे की तरफ भागता है, लेकिन वो बाहर से बंद होता है। वो खिड़की से बाहर देखता है और उसे भेड़ियों का एक झुंड दिखाई पड़ता है, जिनकी आंखें लाल चमक रही होती हैं। उनके गुर्राने और चिल्लाने की आवाज हवेली के अंदर से आ रहे विलाप की आवाज के साथ मिलकर एक भयानक ताल में बदल जाती है। रमेश दोनों आवाजों के द्वंद में फंस गया था। अचानक एक पायल की छनछनाहट की आवाज उसके कानों में सुनाई पड़ती है। ऐसे लगता है जैसे कोई सीढ़ियों के ऊपर से दौड़कर भागा हो। वो चारों तरफ देखता है, उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है, पर इस बार ध्वनि और भी भयानक और तेज थी। वो फिर से मुड़ता है, लेकिन फिर भी कुछ दिखाई नहीं देता। वो वापस आंगन की तरफ देखता है और सकपका जाता है, क्योंकि सभी नरकंकाल उसकी आंखों के सामने आंगन में अब खड़े हो चुके थे। वो अपनी खोखली आंखों से उसे देख रहे थे। विलाप की आवाज गायब हो जाती है। अब उसकी जगह उनके जबड़ों के खड़खड़ाने की सूखी और कर्कश आवाज आना शुरू हो जाती है, जो उस पर हंस रहे थे। एक नरकंकाल रेंगते हुए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। रमेश चिल्लाता है और पीछे गिर जाता है। फिर बाकी नरकंकाल भी उसकी तरफ घुटने के बल चलकर उसको चारों तरफ से घेर कर एक गोल घेरा बना लेते हैं। रमेश डर के मारे सिकुड़ जाता है और अपनी आंखें बंद करके चिल्लाने लगता है। पर जब उसकी आंखें खुलती है तो आंगन खाली होता है, जैसे कि वहां कुछ हुआ ही ना हो।
विलाप की आवाज अब सन्नाटे में तब्दील हो जाती है। वो चारों तरफ देखता है। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा होता है कि वो उसे अपने कानों से सुन सकता था। अचानक एक जलता हुआ चेहरा उसके चेहरे के पास आता है। वो एक भयानक अपवित्र चीख निकालता है। रमेश पीछे हट जाता है, घबराकर भागता है और उस कमरे की तरफ दौड़ता है जहां पर वो ठहरा हुआ था। वो अंदर घुसता है और दरवाजा जोर से बंद कर लेता है। वो मेज पर रखा गिलास का पानी उठाता है और बेतहाशा पीने लगता है। जैसे ही रमेश पानी पीता है, गिलास में साफ पानी धीरे धीरे घिनौनी तरह से एक गहरे लाल रंग के तरल में बदल जाता है। रमेश उसे थूक देता है और घृणा से चिल्लाता है। वो गिलास को दीवार पर फेंक देता है, जहां वो टूट जाता है और उसके टुकड़े लाल हीरों की तरह चमकने लगते हैं। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? कौन कर रहा है ये सब मेरे साथ? मैंने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? वो चिल्लाता है, हेलो, सुनो, कोई सुनो, कोई है? लेकिन उसकी आवाज का जवाब केवल सन्नाटा ही होता है। उसकी नजर मेज पर रखी किताब पर पड़ती है। वो उसे उठाता है और पढ़ना शुरू कर देता है। इस मुसाफिर खाने में मैं भी एक रात का मुसाफिर था। यहां से भाग जाओ। ये मुसाफिर खाना नहीं, मौत का जाल है। एक हैवान ने एक राहगीर का वेश धरकर मेरी मासूम बेटी को, एक रात मेरी मासूम बेटी ने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की तो उस शैतान ने हम तीनों को जिंदा जला दिया। तब से मेरी आत्मा यहाँ भटकती है और उन हवस के पुजारियों का इंतजार करती है। मुझे हैरत इस बात की है कि तुम यहाँ पहुंचे कैसे। शायद उसके मन में कोई खोट नहीं था, इसलिए उसने तुम्हें छोड़ दिया। मैं पेशे से एक लेखक था, तो मेरे लिए ये किसी कहानी की तरह थी। और ये बात सच है या नहीं, मुझे ये जानने की एकदम तीव्र इच्छा हुई और मैं दोबारा से उस कोठी में पहुंच गया जहां उस लड़की ने फिर से मुझे साहब कहकर रिझाना शुरू कर दिया। मैं अपनी हवस को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हूं ताकि इस बात को साबित कर सकूं कि ये सिर्फ एक कहानी है। मैं उस लड़की के पास जा रहा हूं। वापस आया तो आगे लिखूंगा, और अगर नहीं लिख पाया तो ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी जिसे आप कभी मत दोहराना। किताब की बातें पढ़कर रमेश की सांसें तेज हो गई थी, क्योंकि जाने अनजाने में वो भी उस लड़की के हुस्न पर फिसल चुका था। किताब पर आगे कुछ नहीं लिखा था। इसका मतलब था कि आज रात उस लड़की का शिकार रमेश था। वो दबे कदमों के साथ अपने कमरे से बाहर निकलता है और उस लड़की के दरवाजे पर पहुंचकर अपनी जान की भीख मांगने लगता है। देखो, देखो, मेरा तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी करने का इरादा नहीं था। मुझे लगा कि तुम्हारी मर्जी है, इसलिए नहीं, मैं पागल था जो ऐसा कुछ सोचा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। वो पीछे हटता है, फिर मुड़ता है और सीढ़ियों की तरफ भागता है। जैसे ही वो नीचे दौड़ता है, कंकाल नीचे दिखाई देते हैं। उनकी खोखली आंखें उसे घूर रही होती है। वो चिल्लाता है और सीढ़ियों से लुढ़कते हुए नीचे आ गिरता है। वो आंगन में एक ढेर की तरह गिरता है। कंकाल रुक जाते हैं। वे हिलते नहीं हैं, लेकिन उनसे एक सूखी खड़खड़ाती आवाज गूंजने लगती है, जैसे वो एक खोखली हंसी हंस रहे हो। हाँ, मुझे समझ में आ गया, मुझे समझ में आ गया। तुम लोग मेरे दिमाग के साथ खेलना चाहते हो। सुन लो, कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते हो तुम मेरा, कुछ भी नहीं। कंकाल दो हिस्सों में बट जाते हैं और अचानक एक चौंकाने वाला दृश्य रमेश को दिखाते हैं। जमीन पर उनके बीच रमेश की सड़ी हुई लाश पड़ी होती है। उसका चेहरा पीला और बेजान होता है।
उसकी आंखें एक भयानक भाव से जमी हुई होती है। रमेश अपनी लाश को देखता है, फिर कंकालों को देखता है। एक दिल दहला देने वाला एहसास उसे होता है। वो मर चुका था, वो शुरू में ही मर चुका था। वो वही था जो पहले दृश्य में शिकार बनने वाला था। ऊपर खिड़की में लड़की देख रही थी। एक ठंडी भयावह मुस्कान देती है। दृश्य काले पर्दे में फीका पड़ जाता है। बारिश अभी भी हो रही है। लड़की सड़क के किनारे खड़ी है, अपनी लालटेन पकड़े हुए। एक नई कार रुकती है। उसकी हेडलाइट्स बारिश को चीरती हुई आती है। कार में बैठा एक आदमी अपनी खिड़की नीचे करता है। आइए ना साहब, मेरे मुसाफिर खाने में एक रात मेरे साथ गुजारिए। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। साथ ही रेगुलर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपके पास भी कोई डर से भरी दमदार कहानी है तो भेजिए हमारे मेल एड्रेस पर अभी।